हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सीपीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि है रेस जुडिकाटा। ये सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीपीसी का, तो आज हम इसे समझेंगे। अब रेस जुडिकाटा का सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। नो कोर्ट शेल ट्राई सूट और इशू in which matter directly and substantially in issue has been heard and finally decided by। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक सूट है, मान लो वो प्रॉपर्टी का सूट है कि जो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी का सूट है। तो अब वैसा ही सूट, तो अब कोर्ट ने जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन दे दिया, ग्रांट कर दिया एज अ रिलीफ। तो अब क्या है, अब जो रेंट था उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या और कोई भी जो प्रॉफिट था या कोई रेंट था, उसका जो पैसा है वो ग्रांट नहीं हुआ, ओनली पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ग्रांट हुआ। तो अब क्या है, अब पार्टीज दोनों सेम है। तो अब उसी पार्टी ने जिसे पोजेशन ग्रांट किया गया, जिसे पोजेशन मिला प्रॉपर्टी का, तो उसी पार्टी ने सेम सूट दोबारा फाइल कर दिया कि हमें रेंट नहीं मिला। अब यहाँ पर उन्होंने रेंट मांगा कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट है वो उसका क्लेम नहीं मिला। तो अब यहाँ पे ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पार्टीज सेम है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे सेम है, इशू भी सेम है, पार्टीज का जो टाइटल है वो भी सेम है। बट पहले भी जब उन्होंने सूट फाइल किया था तब प्रॉपर्टी का पोजेशन भी उन्होंने मांगा था, रेंट भी मांगा था, या और कोई जो प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से मिला वो भी उन्होंने मांगा था। बट कोर्ट ने उन्हें सिर्फ पोजेशन दिया, रेंट नहीं दिया। तो अब यहाँ पे ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि कोर्ट ने बाकी जो है जैसे रेंट हो गया या प्रॉफिट है उसे रिफ्यूज कर दिया और ओनली पोजेशन ग्रांट किया। तो अब जो न्यू सूट उन्होंने फाइल किया है पार्टीज ने, तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो रेस जुडिकाटा अप्लाई कर देगा कि ये जो इशू है, ये मैटर है, वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू वो सेम है और वो पहले डिसाइड कर दिया गया है कोर्ट द्वारा और वह फाइनल है। तो अब यहाँ पे रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो लग जाएगा। तो यही हमारी डेफिनेशन है दैट नो कोर्ट शेल ट्राई सूट। अब यहाँ से क्लियर होता है कि ऐसा जो सूट है, जो पहले जजमेंट उसकी आ चुकी है, वो पहले फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड है और पार्टीज वहां पे सेम थी, वहां इश्यूज सेम थे, मैटर ऑफ इशू सेम थे। तो वहां वो सूट को हम दोबारा न्यू सूट में फाइल नहीं कर सकते, तो उसका न्यू सूट जो है फाइल नहीं किया जाएगा। उस पे बार लगाता है रेस जुडिकाटा। नो कोर्ट शेल ट्राई सूट और इशू इन विच मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। तो यहाँ पे क्या है एसेंशियल्स इसके, सबसे पहले सेम पार्टीज, सेम सूट होना चाहिए पार्टीज के, दोनों पार्टीज के बिटवीन जो सूट है उसकी पार्टीज दोनों सेम होंगी। और उसके बाद है लिटिगेट अंडर द सेम टाइटल इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। जो कोर्ट के पास वो सूट लेकर गए थे वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए और सेम टाइटल होना चाहिए पार्टीज का, मतलब उनकी टाइटल हेयर मीन्स लीगल कैपेसिटी। जैसे मान लो टेनेंट या ऑनर के बीच में सूट था और सेम सूट उन्होंने फाइल किया, तब भी वह ऑनर और टेनेंट के बीच था, तो यहाँ उनका जो टाइटल है वो एज अ ऑनर और टेनेंट है। तो यहाँ सेम टाइटल हो गया, तब रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लगेगा। तो अब हम देखते हैं रेस जुडिकाटा का मीनिंग। जैसे रेस का मीनिंग है थिंग्स और मैटर, और जुडिकाटा का मीनिंग है एडजुडिकेशन, कि जो थिंग या कोई भी थिंग या मैटर पहले एडजुडिकेट हो चुका है फाइनली, एंड वो फाइनल है। तो अब हम रीजंस देखते हैं कि जो रेस जुडिकाटा है
उसका क्या रीज़न है, क्यों लगाया जाता है वह। तो सबसे पहले आ गया नो वन कैन बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर वन कॉज ऑफ एक्शन। इसका मतलब है कि एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। जैसे हमारा डबल जेओपार्डी कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं, वह एक प्रिंसिपल है डबल जेओपार्डी, कि एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। वैसे ही यह है वन कॉज ऑफ एक्शन, एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 बार वेक्स नहीं किया जाएगा, पनिश नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद है स्टेट इंटरेस्ट इज इन द एंड ऑफ लिटिगेशन। और ये रेस जुडिकाटा, अब जैसे मान लो एक पहले सूट फाइल किया, उसका डिसीजन आ गया, वो मेरिट्स के ऊपर डिसाइड हुआ, तो वही मैटर के ऊपर एक और सूट फाइल हो गया, और तब भी उन्हें कुछ लगा कि यहाँ हमें, मतलब जैसे कोई चीज़ हमें नहीं मिली, तो उन्होंने फिर अगला सूट फाइल कर दिया। तो ऐसे क्या है, एक पर्सन या 2 पर्सन, सेम पार्टीज ही ना जाने कितने सूट्स फाइल कर देंगी। तो इससे कोर्ट का जो बर्डन है वो बढ़ेगा, और जो सूट्स हैं जिनके ऊपर ध्यान देना है कोर्ट ने, या और जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो इनके नीचे रह जाते हैं। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को प्रिवेंट करता है रेस जुडिकाटा। देयर मस्ट बी फाइनलिटी ऑफ जजमेंट मीन्स कंक्लूसिव एंड बाइंडिंग। तो अब क्या है, रेस जुडिकाटा क्या करता है, यह फाइनलिटी लाता है किसी जजमेंट में, कि जो जजमेंट है पहले दी गई केस में वो फाइनल है एंड उसे कंक्लूसिव माना जाएगा। बाइंडिंग बनाता है ये जजमेंट को, कि ये नहीं कि एक जजमेंट आई, उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो न्यू सूट, फ्रेश सूट फाइल कर दिया, और उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो अगला सूट फाइल कर दिया। तो ये प्रिवेंट करता है एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, और ये क्या करता है, कंक्लूसिवनेस लाता है जजमेंट में, जजमेंट को बाइंडिंग बनाता है, जजमेंट फाइनल होती है, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट लाता है। और उसके बाद है प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा कांट बी रेज्ड बिफोर एपेलेंट कोर्ट डायरेक्टली। अब जो रेस जुडिकाटा की प्ली है वो एपेलेंट कोर्ट में डायरेक्टली नहीं दी जाएगी। डिक्री पास्ड इन ब्रीच ऑफ सेक्शन 11 इट इज नॉट वॉइड बट इरेगुलर। अब मान लीजिए कि मान लो यहाँ सेक्शन 11 में जब दूसरी बार सूट फाइल हुआ तब डिक्री आ गई, कोर्ट ने डिक्री दे दी, तो वो जो डिक्री होगी वो वॉइड नहीं होगी, वो इरेगुलर होगी। ये भी सेक्शन 11 के अंदर है। और उसके बाद है रेस जुडिकाटा मस्ट बी मेन इशू नॉट प्रीलिमिनरी इशू। अब रेस जुडिकाटा है वो मेन इशू पे लगेगा, जो मेन इशू है, बिकॉज एन एविडेंस प्रायर जजमेंट कॉपी विल गिव। तो अब हम करते हैं फॉर्मर सूट। फॉर्मर सूट क्या होता है, विच सूट प्रायर डिसाइडेड रिगार्डलेस ऑफ सूट प्रायर इंस्टीट्यूटेड, कि पहले जो सूट डिसाइड हो चुका वो फॉर्मर सूट है। ये नहीं कि पहले कौन सा सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, पहले डिसाइड कौन सा हुआ है वो सूट फॉर्मर सूट होगा। अब जो सेक्शन 11 है उसकी बेयर एक्ट में जो वर्डिंग है वो है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू डिसाइडेड इन फॉर्मर सूट, कि कोई भी जो कोर्ट है वो ऐसा इशू ट्राई नहीं करेगा या सूट ट्राई नहीं करेगा जो पहले फॉर्मर सूट में ट्राई हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे रेस जुडिकाटा कैसे अप्लाई होता है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस रेज्ड पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, कि जो क्वेश्चंस पहले रेज किए हैं वह दोबारा रेज नहीं किए जाएंगे। अगर दोबारा वही सेम क्वेश्चंस रेज किए देन उस पे रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। अब हम सेकंड देखते हैं डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का क्या मतलब होता है। अब इसे हम, ये जो इशू है वो पहले
केस में जो था वही अब मतलब वही अब वाले केस में है, तो वो सेम नहीं होना चाहिए। इश्यूज अलग अलग होने चाहिए दोनों सूट्स के। अगर वह दोनों इश्यूज सेम है देन वहाँ पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। जो इशू है वो इंसिडेंटल या कोलेटरी नहीं होना चाहिए। इफ मेन इशू सेम है दोनों केसेस में, फॉर्मर सूट में भी और सब्सीक्वेंट सूट में भी, देन वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब उसके बाद है मैटर इन इशू। मैटर इन इशू है कि जिस इशू जो मेन इशू है हमारा, मैटर इन इशू। तो अब हम एक्सप्लेनेशन 3 करेंगे सेक्शन 11 की, जो है डायरेक्ट रेस जुडिकाटा, एंड उसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ फर्स्ट सूट है ए वर्सेस बी में। ए यहाँ पे एम्प्लॉई है एंड बी यहाँ पे एम्प्लॉयर है। तो जो एम्प्लॉयर है वो फायर कर देता है एम्प्लॉई को जॉब से। तो जो ए है वह मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट फाइल करता है कि मैंडेटरी इंजंक्शन का, एंड वो रीज़न देता है कि उसने उस कंपनी में 10 साल तक काम किया और उसका एक छोटा बच्चा है, 1 ईयर ओल्ड बेबी है उसका। तो अब उसने मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट फाइल किया कि जो उसे निकाला गया है नौकरी से उस पर इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन लगाई जाए। और रीज़न उसने दिया कि उसने 10 ईयर्स काम किया है और उसका एक छोटा बच्चा है। तो अब कोर्ट ने ये सूट डिसमिस कर दिया इस ग्राउंड पर कि ये तो कोई हुआ ही नहीं, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि उसने 10 साल काम किया और उसका छोटा बच्चा है। तो इस आधार पर जो कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया। देन अगेन उस पर्सन ने सूट फाइल किया सेकंड। तो अब ए वर्सेस बी ही था। ए यहाँ पे एम्प्लॉय था एंड बी यहाँ पे एम्प्लॉयर था। तो अब उसने जो रीज़न दिया, पहले उसने कुछ और रीज़न दिया था, अब उसने अलग रीज़न दिया। अब उसने पहले उसने जैसे सूट फाइल किया था मैंडेटरी इंजंक्शन का, अब उसने सूट फाइल किया कि कॉन्ट्रैक्ट का वो जो कॉन्ट्रैक्ट था जब वह कंपनी में लगा होगा या बिजनेस में साथ आया होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसमें लिखा था कि 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा अगर उसे निकालना है। अगर जॉब मतलब छोड़नी है या जॉब से निकालना है तो 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे रेस जुडिकाटा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कोर्ट ने अप्लाई किया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 30 दिन का नोटिस देने का जो लिखा था वो उसने पहले वाले सूट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया। तब उसने रीजंस ऐसे दिए कि उसने 10 साल काम किया या जो भी, तो पहले उसने ये जो क्वेश्चन है वो रेज नहीं किया। अब दोबारा सूट फाइल करके उसने ये सेम सूट के लिए, सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए अलग एक क्वेश्चन रेज कर दिया जो कि उसे पहले करना चाहिए था। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई किया, क्योंकि ही डिडंट रेज द मैटर इन प्रायर सूट, क्योंकि उसने ये जो मैटर है वो पहले वाले सूट में रेज नहीं किया था। तो यहाँ से कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रॉपर एक मीनिंग हमें पता चल रहा है कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है उसमें यही डिफरेंस है डायरेक्ट रेस जुडिकाटा से, कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है वहां पे करना चाहिए था, जो क्वेश्चंस पार्टी को पहले रेस करने चाहिए थे वो उन क्वेश्चंस को या उस मैटर को एक न्यू सूट फाइल करके उठा रही है। तो इस सिचुएशन पे कोर्ट कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई कर देगा। तो अब हम देखते हैं मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू की एग्जाम्पल, कि जो मैटर है अब कौन से सूट्स पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा।
जिसमें जो सब्सीक्वेंट सूट में जो मैटर है, अगर वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है फॉर्मर सूट में, मतलब जो सब्सीक्वेंट सूट है हमारा, उसमें जो मैटर रेज हुआ है वही मैटर पार्टीज ने पहले भी रेज किया हुआ है फॉर्मर सूट में। फॉर्मर सूट मतलब जो पहले सूट था। तो जो मैटर इन इशू को पार्टीज ने सब्सीक्वेंट सूट में रेज किया है वही मैटर उन्होंने पहले भी सूट में रेज किया हुआ है, और वो जो केस है वो डिसाइडेड है कोर्ट द्वारा। तब हम बोलेंगे कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है दोनों केसेस में, तब वहां पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। अब हम ये एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ ए वर्सेस बी दिया हुआ है। ए जो है उसने बी के खिलाफ सूट फाइल किया है, सूट ऑफ मेंटेनेंस। उसने क्या बोला कि जो सैलरी है बी की वो 1 लाख है, एंड ए ने डिमांड किया है मेंटेनेंस 50,000 का, एंड बी ने डिक्लेयर किया, एंड उसने ए ने बी को करेक्टरलेस पर्सन डिक्लेयर कर दिया। तो कोर्ट ने डिसाइड किया इस मैटर को, एंड उसने मेंटेनेंस को अलाउ कर दिया कि मेंटेनेंस दी जाएगी ए को। देन उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ तो ए ने पहले बी के खिलाफ सूट फाइल किया। अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, न्यू सूट फाइल हुआ, तो बी ने ए के खिलाफ डाइवोर्स का सूट फाइल कर दिया। पहले ए ने मेंटेनेंस का सूट फाइल किया बी के खिलाफ, और उसके बाद जो बी है उसने ए के खिलाफ डाइवोर्स का सूट फाइल कर दिया। तो उसने रीजंस क्या दिए डाइवोर्स का सूट फाइल करने के लिए, कि मल्टीपल अफेयर्स हैं ए के। तो यहाँ ए जो है, ए बोल रहा था कि यहाँ पे तो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा क्योंकि पहले भी मैंने सूट फाइल किया था और पार्टी सेम थी दोनों। पर यहाँ जो है, बट कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्टीज तो दोनों सेम है। यहाँ ए वर्सेस बी, यहाँ भी बी वर्सेस ए। मान लो जैसे ए है वाइफ और बी है हस्बैंड, तो यहाँ भी पार्टीज दोनों सेम है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ही है। पर जो मैटर था पहले वाले सूट में, प्रायर सूट में मैटर क्या था, मेंटेनेंस का। वहाँ डाइवोर्स की बात नहीं थी, वहाँ ओनली मेंटेनेंस की बात थी कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, और जो भी उसने बी को जैसे करेक्टरलेस कहा या और कुछ, पर वहाँ पे जो बात थी वो मेंटेनेंस की थी, मेंटेनेंस का सूट था। अब यहाँ जो सेकेंड टाइम सूट फाइल किया, यहाँ डाइवोर्स की बात है, यहाँ डाइवोर्स मैटर इन इशू है, वहाँ मेंटेनेंस मैटर इन इशू था। तो ये दोनों जो हैं वो अलग अलग मैटर्स हैं, ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू नहीं है एक दूसरे के साथ। तो दोनों केसेस में, दोनों सूट्स में अलग अलग मैटर्स हैं। तो यहाँ पे जो है सेकंड सूट पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अब तो रेस जुडिकाटा का मीनिंग। अब हम देखते हैं पार्टीज टू द सूट पे कैसे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ जैसे एक पार्टी है प्रीडिसेसर और एक सक्सेसर। अब यहाँ पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो एक सूट है, जो पहले मान लो जैसे एक मतलब हमारे जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर या हमारे फादर के बीच एक सूट था, या मान लो हमारे ग्रैंडफादर और किसी और पर्सन के साथ उनका एक सूट था। तो अब क्या हुआ, अब वही जो सूट है, मान लो जैसे ग्रैंडफादर या उनके सन ने आगे वो जो सूट चलाया आगे। मान लो एक मिनट, मान लो एक सूट है जो था हमारे ग्रैंडफादर और एक जो दूसरा पर्सन है उसके बीच एक सूट था। तो अब वो सूट जो है वो
फाइनली डिसाइड हो चुका था। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे जैसे फादर ने वही कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर न्यू सूट फाइल किया कोर्ट में, और आगे उस पर्सन के खिलाफ ही किया, नेक्स्ट सूट फाइल किया। तो अब यहाँ पे क्या है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है, पहले भी कॉज ऑफ एक्शन वही था, और जो हमारे फादर ने किया वो भी उसी कॉज ऑफ एक्शन पे न्यू सूट फाइल कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो पार्टीज है वो तो सेम हुई पार्टीज तो यहाँ पे भी, और कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। और रेस जुडिकाटा है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट पे भी अप्लाई होता है। जैसे अब ये कैसे होगा, जैसे मान लो 10 पर्सन्स हैं, 10 लोग हैं, और उनमें से किसी एक ने, जैसे मान लो कोई कुछ झगड़ा हो गया, या मान लो उनको कोई दिक्कत आ रही है, या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है, तो मान लो उनकी कॉमन प्रॉब्लम है 10 लोगों की, और उन 10 में से एक पर्सन ने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ दूज 10 पर्सन्स। उन 10 लोगों के बिहाफ पर उसने एक सूट फाइल कर दिया, वो रिप्रेजेंट कर रहा था कोर्ट में। तो अब क्या हुआ, वो केस डिसाइड हो गया। तो अब जो भी उस केस का डिसीजन होगा वो उन 10 लोगों पे इक्वली एप्लीकेबल है। जैसे मान लो वो जो पर्सन कोर्ट में रिप्रेजेंट करने गया था उन 10 लोगों को, जैसे वो डिसीजन मिला वो उस पे तो अप्लाई होगा ही होगा, वो उन 10 लोगों पे सेम अप्लाई होगा, एप्लीकेशन उसकी सेम है। तो अब मान लो उन 10 लोगों में से एक जो मान लो एक पर्सन है, उसने आगे जाके एक अलग सूट फाइल कर दिया, सेकंड सूट फाइल कर दिया। तो अब क्या है, उस केस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पहले जो था किसी पर्सन ने 10 लोगों के बिहाफ पर एक सूट फाइल किया था एंड उसका डिसीजन आ चुका है, तो वही डिसीजन सब पर लागू होगा। अगर वह पर्सन आगे जाके कोई अगला सूट फाइल करेगा और उस सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, तब वहां पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया गया है that one person represent 10 persons, then not other person from 10 file another suit because judgment applies on all, same equal apply होगी, they then apply res judicata. Decision in this case binding on all persons and persons will file suit in behalf of all has bona fide intentions. और इसमें ये बात भी क्लियर है कि जब 10 लोगों के बिहाफ पर एक पर्सन रिप्रेजेंट करेगा, सूट फाइल करेगा, तो उसकी बोना फाइड इंटेंशंस होंगी, उसके इंटेंशंस बोना फाइड होंगी। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि रिप्रेजेंटेटिव सूट पे कैसे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं टाइटल का मीनिंग हमने पढ़ा था पहले कि लीगल कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन और इंडिविजुअल, उसको हम टाइटल बोलते हैं। जैसे लैंडलॉर्ड, टेनेंट, ऑनर, हस्बैंड वाइफ, ऐसे। तो अब टाइटल पे कैसे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब जो टाइटल है वो ड्राइव्ड होता है फ्रॉम रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज, कि उनका रिलेशनशिप क्या है। अगर मान लो वो एक बिजनेस में पार्टनर्स हैं तो उनका टाइटल एज अ पार्टनर्स होगा। व्हेन टाइटल ऑफ द पार्टीज आर सेम देन रेस जुडिकाटा अप्लाइज देयर। अब जो टाइटल है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर मान लो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच पहला सूट फाइल हुआ और सेम कॉज ऑफ एक्शन पे उन्होंने आगे जाके एक और सूट फाइल कर दिया, अब वो दोनों का टाइटल हस्बैंड एंड वाइफ का है, तब वहां पे रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे ए है लैंडलॉर्ड एंड बी है टेनेंट, ये फर्स्ट सूट की हम बात कर रहे हैं। अब लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट का केस है, जहां जो लैंडलॉर्ड है वो पोजेशन क्लेम करना चाहता है बी से, एंड बी टेनेंट है। बी सेड सी इज टेनेंट लैंडलॉर्ड।
अब जो बी है टेनेंट, वो बोल रहा है कि ए लैंडलॉर्ड नहीं है, सी लैंडलॉर्ड है, बट देर इज नो प्रूफ ऑफ लैंडलॉर्ड एंड कोर्ट डिसमिस्ड सूट। बट वहां पे क्या था, कोई प्रूफ ही नहीं था लैंडलॉर्ड का कि कौन है लैंडलॉर्ड। तो कोर्ट ने यहाँ क्या कर दिया, सूट को डिसमिस कर दिया। तो अब क्या है, अब दोबारा जो ए वर्सेस बी है, दोबारा केस फाइल किया उन्होंने, जैसे ए ने, अब ए यहाँ पे ऑनर है जो पोजेशन क्लेम करना चाहता है, एंड बी यहाँ पे क्या है, ट्रेसपासर। अब यहाँ चेंज आया कि बी क्या है, ट्रेसपासर, और बी बोल रहा था कि यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। बट कोर्ट ने जो कहा, तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई बिकॉज इन दिस केस टाइटल इज ऑनर वर्सेस ट्रेसपासर, टाइटल इज डिफरेंट हेयर। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब पहला जो केस उन्होंने फाइल किया था तब लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट था, और अब जो केस फाइल हुआ यहाँ ऑनर वर्सेस ट्रेसपासर है, उन्होंने टेनेंट को एज अ ट्रेसपासर कर दिया। तो ट्रेसपासर, लैंडलॉर्ड ऑनर वर्सेस ट्रेसपासर का यहाँ केस था, तो ये डिफरेंट था उससे, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम करते हैं कॉम्पिटेंट टू ट्राई, मतलब कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में, कि मान लो जैसे जो कोर्ट है जिसने फॉर्मर सूट को ट्राई किया है, वह कॉम्पिटेंट होना चाहिए सब्सीक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए भी। तो अब जो डिसीजन आएगा फॉर्मर कोर्ट का, वो एज अ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा सब्सीक्वेंट सूट पे, अगर फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट है। एंड इशू में भी सेम होता है कि अगर पहले वाला सूट में इशू सेम है और दूसरे वाले में भी सेम है, तब वहां रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। अब मान लो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो कोर्ट नंबर 1 है, उसमें मेंटेनेंस का सूट फाइल किया कोर्ट नंबर 1 में, और कोर्ट नंबर 2 में मेंटेनेंस का सूट भी फाइल किया, क्रुएलिटी का भी किया और अडल्ट्री का भी किया। ये हम समझ रहे हैं कि एक इशू पे कैसे रेस जुडिकाटा लगता है। अगर हमारा एक इशू भी अलग है या एक इशू सेम है, तब इशू पे कैसे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, हम इसके बारे में समझ रहे हैं। जैसे सूट नंबर 1 फाइल हुआ कोर्ट नंबर 1 में, और वहां मेंटेनेंस का सूट था, इशू मेंटेनेंस का था, और सेकंड सूट सेम पार्टीज ने फाइल किया कोर्ट नंबर 2 में, और वहां इश्यूज कौन कौन से थे, मेंटेनेंस के, क्रुएलिटी के, अडल्ट्री के। तो अब जो मेंटेनेंस वाला इशू था वो पहले सूट में भी सेम है, सेकंड में भी वही है मेंटेनेंस का इशू। तो सिर्फ मेंटेनेंस वाले इशू को यहाँ पे रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा इस इशू पे ओनली, क्योंकि ये इशू दोनों सूट्स में सेम है। तो ओनली मेंटेनेंस का जो इशू है वहां पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, और क्रुएलिटी एंड अडल्ट्री का है जो, तो अब इस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। तो इन दोनों पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, पर मेंटेनेंस वाले पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। अब हम एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ सेक्शन 11 इसको समझते हैं कि सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 5 में क्या दिया गया है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो एक सूट 1 है, मतलब पहला सूट है जिसमें पार्टीज ने डिमांड किए 4 रिलीफ, एक रेंट, एक इंटरेस्ट, पोजेशन एंड कुछ अदर क्लेम्स। अब क्या हो गया, इंटरेस्ट एंड पोजेशन पार्टी को कोर्ट ने ग्रांट कर दिए, पार्टी ने क्लेम किए इंटरेस्ट एंड पोजेशन। तो अब
रेंट एंड अदर जो क्लेम्स है वो रह गए। तो अब पार्टी ने क्या किया, एक सेकंड सूट फाइल किया जिसमें उसने डिमांड की, अगेन उसने रेंट की डिमांड की। देन यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि रेंट जो है उसे एज्यूम कर लिया गया था कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। तो जो पहले वाला सूट था उसमें अगर कोर्ट ने इंटरेस्ट एंड पोजेशन ग्रांट कर दिए और रेंट को छोड़ दिया तो इसे एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिए, तो दोबारा उसे क्लेम करने के लिए सूट फाइल नहीं किया जाएगा। अगर किया तो उस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा।